तो हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ क्या है बेसिकली कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा तो जितनी मोलैलिटी किसकी होगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की होगी, उतना ही एलिवेशन हो जाएगा किसी में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में, उतना ही उसका क्या बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इस बात को हम ग्राफिकली समझते हैं सबसे पहले। ग्राफिकली है ना, ग्राफ देखते हैं इसके लिए। ग्राफ देखते हैं इसके लिए, ठीक है। मान लो मैं एक्स एक्सिस को टेम्परेचर और ये वाई एक्सिस को मैं मान के चल रहा हूँ, जस्ट लाइक एक्सिस होती है ऐसे ही मैं मान रहा हूँ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का वो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, और टेम्परेचर जो है मैं ऐसे बढ़ूंगा, और वो भी कैसे, केल्विन में। केल्विन में टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर, वेपर प्रेशर यहाँ पर कितना मान लेता हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मान लेता हूँ, वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है ना, वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं वेपर प्रेशर कितना कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है टेम्परेचर वेपर प्रेशर है यहाँ पर, या ये कह लो कि 1.013 बार, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे चेक होगा, वो टेम्परेचर जिस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, सब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm के इक्वल हो जाएगा। तो मान लो ये मैंने किसी एक कोई एक सॉल्वेंट है मेरे पास, मैंने उसको टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर देना शुरू किया, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ जैसे ही पहुंच गया ये सोलवेंट, ये जो पॉइंट बन गया, ये किसके लिए बन रहा है, सोलवेंट के लिए। याद रखना किसके लिए कर रहा हूँ मैं, सोलवेंट के लिए। और ये प्योर सोलवेंट है, मैंने इसके अंदर क्या ऐड नहीं किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ते, टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ने लगा, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितने के इक्वल हो गया, 1 atm के इक्वल हो गया। इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर जिस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर भी, जिस टेम्परेचर पर भी ये क्या हुआ है, बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर पर भी सोलवेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया है, 1 atm के इक्वल हो गया है, उस टेम्परेचर को, ये जो पॉइंट आया टेम्परेचर को, इसे कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सोलवेंट। और चूंकि ये सोलवेंट का है, प्योर सोलवेंट का है, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिनोट होगा, टीबी नोट से डिनोट होगा। ये टीबी नोट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, सोलवेंट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर क्या देखा जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट देखा जाएगा ऑफ प्योर सोलवेंट। अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, सोलवेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो मुझे इसका टेम्परेचर और थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो भाई वेपर प्रेशर, अब वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो मुझे वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम आएगा। वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना, तो वेपर प्रेशर में कमी आ गई, मुझे वेपर प्रेशर को कितना रखना है, 1 atm के इक्वल लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वेपर प्रेशर धीरे 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 यहाँ किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पे जा करके अब ये सोलवेंट नहीं रहा, अभी क्या बन गया, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्यों बन गया, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या किया था, इस सोलवेंट के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, सबसे पहले नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा कम, तो मुझे वेपर प्रेशर किसके इक्वल पहुंचाना है, 1 atm के इक्वल, क्योंकि वहीं पे जाकर उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक होगा। तो 1 atm के इक्वल मुझे बॉइलिंग वेपर प्रेशर पहुंचाना है, तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। तो इस टेम्परेचर पे जाके जैसे ही, इस टेम्परेचर पे जाके जैसे ही क्या हुआ,
उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, 1 atm के इक्वल हो गया। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जो पॉइंट आया है मेरा, इस पॉइंट को क्या कहूंगा, ये है उस सॉल्यूशन का क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट आया है ना, भाई ये ज्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीमेंट है किसी में, बॉइलिंग पॉइंट में, और ये इंक्रीमेंट ही क्या कहलाया जाएगा, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग। तो ये वाला पॉइंट क्या है, पहले ये वाला पॉइंट बताओ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन स्टेट या सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है टीबी नोट से कितना हुआ है, टीबी हुआ है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, इस इंक्रीमेंट को क्या बोलूंगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, पहले इसको कॉपी करो और देखो ध्यान से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। डिप्रेशन मतलब जब देखो हमने क्या पढ़ा है, जब हमने पढ़ा है कि किसी सोलवेंट में, किसी प्योर सोलवेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर में क्या आ जाती थी, कमी, और उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाती थी, इंक्रीमेंट, उसके बढ़ोतरी आ जाती थी, और उसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उस कमी को क्या कहेंगे, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कमी इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन इसमें फ्रीजिंग पॉइंट, पहले ये समझो फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट की, देखो क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जिस पर कोई भी लिक्विड क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन इसकी एक अच्छी डेफिनेशन समझनी हो तो यहाँ पर देखो, वो मैक्सिमम टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर of any liquid, किसी भी लिक्विड का वो मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच, जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज आर क्या हो जाए, इक्वल। मतलब देखो ध्यान से, वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पर जो लिक्विड, अब कोई भी लिक्विड फ्रीज हो रहा है तो जाहिर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉलिड में। हालांकि सॉलिड और लिक्विड आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में हो रहा होता है और सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो रहा होता है, लिक्विड में हो रहा होता है विद अ सेम रेट। तो ये क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये वाली लिक्विड और सॉलिड क्या रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कहां पर, एट फ्रीजिंग पॉइंट, एट फ्रीजिंग पॉइंट। हालांकि यहां पर समझो ध्यान से, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का जिस पर वेपर प्रेशर जो लिक्विड से बनेगी, जो वेपर प्रेशर होंगी लिक्विड फेज की और सॉलिड फेज की, वे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक होती है फ्रीजिंग पॉइंट मापने की, मेजर करने की, कि जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर, फ्रीज कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या कह लो कि 273.15 केल्विन। भाई सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.15 आपको ऐड करना पड़ेगा उस सेल्सियस वाली क्वांटिटी में। तो जैसे ही केल्विन में चेंज करोगे 273.15 केल्विन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, ये जो टेक्निक है, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है,
अदर लिक्विड का कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इस टेक्निक को जिससे हम फ्रीजिंग पॉइंट पता कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट है जिससे हम क्या पता करते हैं, किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट पता करते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, अब वो ध्यान समझिए। अब यहां पर ध्यान समझना, अब मैं रोल्ट लॉ के अनुसार ये बात समझता हूं। मान लो मेरे पास वही वापस से एज इट इज मैं समझने का प्रयास करता हूं। मान लो ये मेरे पास प्योर सोलवेंट है, ये पार्टिकल्स किसके हैं? प्योर सोलवेंट के। ये क्या है मेरे पास? प्योर सोलवेंट है ए। और ये मेरे पास क्या है? ये कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। क्या है ये मेरे पास? कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है बी। वो ध्यान समझना। अब ये बताओ, प्योर स्टेट में ये एक लिक्विड है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसे मेजर किया होगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसे मेजर किया होगा? क्रायोस्कोपिक टेक्निक से। इसको टेम्परेचर दिया गया होगा और वो टेम्परेचर पर ये देखा गया होगा कि किस टेम्परेचर पर इस लिक्विड के जो वेपर प्रेशर है ए का इन लिक्विड फेज वो इक्वल हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉलिड फेज। जैसे इक्वल आ गया होगा, जिस टेम्परेचर पर भी आया उस टेम्परेचर को मेजर किया गया होगा, उस टेम्परेचर को नोट किया गया होगा, उस टेम्परेचर को क्या बोल दिया गया होगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ नोट। नोट रिप्रेजेंट करता है प्योर स्टेट को, नोट रिप्रेजेंट करता है किसको? प्योर स्टेट को। तो क्या हो गया इसका? प्योर सोलवेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? टीएफ नोट है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करोगे देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होंगे? कोलिग्रेट हो जाएंगे। अगेन ये क्या होंगे? कोलिग्रेट हो रहे होंगे। तो देखो ध्यान से कैसे, ये सोलवेंट, ये सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूट, इस तरह से आपस में ये पार्टिकल्स क्या हो गए होंगे? कोलिग्रेट हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे? कोलिग्रेट हो चुके होंगे, है ना? आपस में बाइंड हो चुके होंगे इस तरह से। अब चूंकि सीधी सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल आएगा? सॉलिड फेज के इक्वल आएगा। लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर किसके इक्वल आएगा? सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल आएगा। उस टेम्परेचर को क्या कहते थे आप? फ्रीजिंग पॉइंट आ गया भाई। इसका क्या आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट घेरते हो, जब आप ऐड करते हो कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाती थी? कमी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस बात को कहता है। जब वेपर प्रेशर ही कम हो गया, जब वेपर प्रेशर ही कम हो गया, है ना, तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उस बढ़ोतरी जितना बढ़ा है उसको तो कहते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जितनी कमी हुई है, मान लो जितनी कमी हुई है उस कमी को क्या कहेंगे आप? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो आपने ये कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें क्या किया? ऐड किया। इसमें आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद ये एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया जिसका वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया? कम। जब वेपर प्रेशर ही कम हो गया और वेपर प्रेशर पर कौन डिनोट कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया? पहले से कम। और फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है मैंने क्या कह दिया? टीएफ। भाई टीएफ नोट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन का है। किसका है? सॉल्यूशन का है, सॉरी सोलवेंट का है, प्योर सोलवेंट का। और टीएफ क्या है? सॉल्यूशन का है। तो रोल्ट लो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू रोल्ट, अगर मैं रोल्ट पढ़ता हूँ, रोल्ट के कंसेप्ट के अनुसार क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? सॉल्यूशन का, वो कम आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किससे? प्योर सोलवेंट से। प्योर सोलवेंट से। प्योर सोलवेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और उसमें क्या आ गई है? कमी आ गई है। और उस कमी को ही क्या कहूंगा मैं?
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले इसको समझो, कॉपी करो, मैं अब इसको रन करूँ। हो गया? अब देखो ध्यान से। So when any non-volatile solute is added to pure solvent, then there will be a decrement, कमी होगी in its freezing point। ब्रैकेट में लिख देता हूं ड्यू टू डिक्रीमेंट इन इट्स वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है किस पे? वेपर प्रेशर। सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है किस पे? फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वेपर प्रेशर। दिस डिक्रीमेंट in freezing point, this decrement in freezing point of solvent is called, इसी को क्या कहते हैं आप? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, भाई एलिवेशन को कैसे डिनोट किया था? डेल्टा टी बी, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे डिप्रेशन को कैसे डिनोट करोगे? डेल्टा टी एफ, एफ फॉर फ्रीजिंग। ठीक है ना? अब इसकी यूनिट वगैरह भी देखेंगे, सारी चीज देखेंगे। सो यहाँ पर समझो भाई, लेट टी एफ नोट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। टी एफ नोट इज द freezing point of pure solvent। TF freezing point of solution। और सॉल्यूशन कब बना? जब इस सॉल्वेंट में मैंने क्या ऐड कर दिया? कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो डिनोट होगा किससे? डेल्टा टीएफ। वो कैसे निकालोगे? अब देखो कमी आई है, मतलब प्योर वाला ज्यादा है और सॉल्यूशन वाला कम है। मान लो शुरुआत वाला किसी का 100 है, एग्जांपल के तौर पे 100 है, और बाद में कमी आ गई 80 डिग्री हो, 100 से 80 हो गया तो कमी कितनी की आ रही है? 20 की। शुरुआत में मान लो 50 है और फिर 30 हो गया तो कमी कितनी की आ रही है? 20 की आ रही है। अब पता कैसे कर रहे हो? प्योर में से, मतलब सोलवेंट में से, जो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से किसको नहीं आप सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे? सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है, मतलब ये जो है डेल्टा टीएफ कैसे मेजर होगा? जो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था उसमें से किसको घटा दोगे? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दोगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर से वही बात, भाई अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो डेल्टा टीएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए होगा? मोलैलिटी के इक्वल होगा। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर देखेंगे आगे, पहले इसको कॉपी करो जल्दी ऊपर से। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है ना? बट डेल्टा टीएफ जो होता है, बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट के लिए क्यों होता है? भाई अगर मान लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये पिछले केस में भी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जब आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के, लेकिन वो किसके लिए? वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो मात्रा, भाई ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट ऑफ किस पे? सोलवेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सॉरी भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है
ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। अब अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जब मात्रा ज्यादा लेंगे तो मोलालिटी के टर्म्स में कहाँ यूज करेंगे, डायरेक्टली वो मात्रा लिख देंगे, डायरेक्टली वेट लिखेंगे, वेट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन मेजर होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन मेजर होती है, वो किसके टर्म्स में चेक होती है, मोलारिटी के टर्म्स में। मोलारिटी के टर्म्स में बेसिकली हम किसमें टर्म्स में चेक कर रहे हैं, मोलारिटी के टर्म्स में चेक कर रहे हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस लिए होता है, डेल्टा टीएफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल दिया है। मोलालिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एल, स्मॉल एल। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लगेगा क्या लगना चाहिए, के, मैं लास्ट टाइम क्या लगा था, के बी, तो यहाँ पे क्या लगा, के, वेयर जो के एफ, जो के एफ है, के एफ के नाम देखो ध्यान से, के एफ क्या है, ये इस के एफ को यहीं पे देखो, ये क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल मोलालिटी के कारण तो क्या है, मोल, सॉरी एलिवेशन नहीं, मोलल डिस्पर्सन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिस्पर्सन या डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट इसका दूसरा नाम। इसके फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करने की जो टेक्निक थी उसका नाम क्या था, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। तो उसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होना चाहिए। या एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन कांस्टेंट या डिप्रेशन कांस्टेंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अब अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, मैं नीचे से रब करूंगा पहले तब समझ में आएगा और डाटा। केएफ समझ में आया, केएफ क्या होता है, जो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है उसके नाम है, इस नाम से आ जाते हैं। मोलालिटी की वजह से हमने यूज किया मोलल, डिस्पर्सन की वजह से या डिप्रेशन की वजह से हमने क्या लिया, डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये है ही क्रायोस्कोपिक इज द मेजरमेंट टेक्निक टू मेजर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। तो इसीलिए हमने क्या लिया इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ड्यू टू फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इसलिए हमने क्या बोला इसको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब यहाँ पर देखो इसके यूनिट की अगर बात की जाए, अगर इस के की यूनिट की, एफ की यूनिट की बात की जाए, देखो यहाँ इसकी यूनिट को मैं एक्स कंसीडर कर लूं इक्वल्स में, ये टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, केल्विन में मेजर होगा, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, केल्विन। और मोलालिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। फिर अगेन ये जो केजी है ये अपोन में जाएगा, सॉरी हाँ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मोल जो है वो अपोन में डिवाइड में जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स इज द यूनिट ऑफ केएफ। तो केल्विन इनटू केजी और अपोन में क्या आ गया, मोल। तो हम ये कह सकते हैं कि केल्विन, केजी और मोल इनवर्स क्या हो सकती है, इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। के बी और के एफ में हम रिलेशन भी करेंगे, अभी समझेंगे इस बात को। देखो ध्यान से यहाँ पर समझो, पहले इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, देखो ध्यान से, डेल्टा टीएफ। अच्छा इसकी डेफिनेशन भी समझो पहले, हाँ इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन जो केएफ की होगी वो कैसे पूछी जाएगी, डेफिनेशन जो है केएफ की कैसे निकाली जाएगी, ये बताओ। अगर मोलैलिटी जो है सोल्यूशन की वो 1 मोल पर केजी अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कोई ऐसा सोल्यूशन मैंने बनाया है जिसमें प्योर सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में, प्योर सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स के जो मोल मैंने डिसोल्व किए वो कितने हैं, सिर्फ 1 मोल है। तो ये बताओ मोलैलिटी 1 ली है, तो डेल्टा टीएफ, देन डेल्टा टीएफ किसके इक्वल आ जाएगा, केएफ इंटू 1, मोलैलिटी के प्लेस पर 1 सेट कर दिया, तो यानी कि केएफ की वैल्यू क्या आ गई, टीएफ आ गई। यही इसकी डेफिनेशन बनेगी। क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, when molality of the solution becomes 1 mole per kg, then depression in freezing point is called मोलल डिस्पर्सन कांस्टेंट, है ना। देखो ध्यान से, when molality of solution becomes 1 mole per kg,
1 मोल पर केजी, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड, इसी को क्या कहेंगे हम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो हम बोल देते हैं कोई सा भी एक नाम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये केएफ के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन इस साइड में कर दिया। अब यहाँ पर देखो, देखिए डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ, केएफ और मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। जहां कैप स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू याद रखना, ये है वेट ऑफ सोल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने लिया, इसकी यूनिट हमेशा क्या लेनी है आपको, ग्राम्स में इसको लेना है। एमडब्ल्यू जो मैंने लिया है क्या है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और इसकी यूनिट क्या लेनी है आपको, ग्राम पर मोल। और जो ये कैपिटल डब्ल्यू है ये क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट, और ये हमेशा जो है मुझे किस में चाहिए, केजी में, क्योंकि मोलैलिटी जो है उसके डेफिनेशन में सीधा सीधा कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। अगर देखो ध्यान से, अगर मान लो W जो है क्वेश्चन में वो केजी में गिवन है, कैपिटल W जो है वो केजी में गिवन है, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना। बट अगर इन क्वेश्चन W जो है वो ग्राम में आपको गिवन हो जाए, अगर W आपको कैपिटल W मतलब वेट ऑफ सोलवेंट आपको ग्राम्स में गिवन होगा, देन डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो होगी KF इंटू डब्ल्यू अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोलवेंट। और इस ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर साइड में किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 की अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, केएफ और टीएफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, इसको रब कर लेते हैं। एक बात याद रखना, जो केएफ की वैल्यू है वो हमेशा केबी से बड़ी होगी, ज्यादा होगी, ये हमेशा होगी, इसको समझेंगे वैसे तो। और एक बात और, एंड द वैल्यूज ऑफ KF and KB are depend on the nature of solvent। सोलवेंट की नेचर पे क्या करते हैं, KF और KB डिपेंड करते हैं। KF और KB क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। उनको निकाला कैसे जा सकता है, देखो ध्यान से, KF इक्वल्स टू RM1 इंटू TF स्क्वायर में और 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन। ठीक है ना, F से याद रख लेना, देखो ध्यान से। और KB की जो वैल्यू होगी वो कैसे दी जाएगी अभी समझा देता हूँ, R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर में और 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये हमेशा होती है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से। इसीलिए KF की वैल्यू हमेशा, एक तो याद रखना, सो यहाँ से क्या, KF जो है वो हमेशा KB से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर का, एग्जांपल के लिए अगर प्योर वाटर का जिक्र है, अगर प्योर वाटर का मैं बात करूं, इसके लिए KF की वैल्यू और KB की वैल्यू देखूं, KF की वैल्यू होती है 1.86 और KB की वैल्यू होती है 0.52
यूनिट वही होती है इसकी भी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, और इसकी यूनिट भी वही है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पर तुम देख रहे होंगे कि के एफ की वैल्यू ज्यादा है किससे, के बी से, एक ही सोलवेंट के लिए। अब ये आर क्या है यहाँ पर, इन फॉर्मूलाज में जो आर है, आर क्या है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। M1 क्या है, M1 क्या है, ये सोलवेंट का, सोलवेंट के लिए जो प्योर सोलवेंट है उसको डिनोट कर रहा है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है ना। सोलवेंट के लिए है, प्योर सोलवेंट के लिए, तो वहां से याद रखना। और TF ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, ऑफ प्योर सोलवेंट। TB ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। और ये जो है ये एंथैल्पी चेंज है, फ्यूजन है ना, तो ये चेंज है ना, फ्यूजन एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज है ना, या फ्यूजन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज। और ये होता है आपका वेपोराइजेशन एंथैल्पी, वेपोराइजेशन एंथैल्पी चेंज। तो यहां से हम इस बात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर देखो ध्यान से, इसको और ध्यान से समझना चाहते हो तो मैं और डिटेल में समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, ये तो मैं रब कर दूंगा, पहले ये नीचे वाला पोर्शन आप कॉपी कर, ठीक है। देख, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, के एफ अपॉन के बी, तो के एफ की वैल्यू ये है आर M1 TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और केबी से डिवाइड कर रहे हैं मतलब इसका अपोजिट लेकर के उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये रिलेशन भी याद रखना आपको, RM1 और सॉरी TB स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये जो 1000 है, ये 1000 से 1000 वैल्यू कैंसिल आउट, R से ये R कैंसिल आउट, M1 से ये M1 कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो KF अपॉन KB है वो क्या आ गया, ये आ गया TF स्क्वायर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन H, और यहाँ पर TB स्क्वायर और एंथैल्पी ऑफ क्या, फ्यूजन। अब यहाँ से तुम मैंने अभी बताया जो एंथैल्पी होगी वेपोराइजेशन की वो ज्यादा होगी किससे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से, हमेशा ज्यादा होती है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, इसीलिए KF की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। KF की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, कम होती है। यही रिजल्ट आपको याद रखना। मैं अब जैसे कि हमने एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी जो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हमने ग्राफ देखा है, इसके लिए भी हम ग्राफ देख लेते हैं एक बार।